हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यही इकोलॉजी का पार्ट सेकंड है। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो मेरे चैनल पे आरती शर्मा चैनल पे जाके आप फर्स्ट पार्ट देख सकते हैं इकोलॉजी का। चलो, हमने फर्स्ट पार्ट में यूरीथर्मल तक पढ़ लिया था। अब हम यूरीथर्मल तक से आगे पढ़ेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं यूरीथर्मल क्या था। यूरीथर्मल, अ फ्यू ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। मतलब जो वाइड रेंज मतलब ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर ले उसे बोलते हैं यूरीथर्मल। एग्जाम्पल है टाइगर, मैन, डॉग एक्सेट्रा। स्टेनोथर्मल, स्टेनोथर्मल क्या है? जो नैरो रेंज को टॉलरेट करते हैं। भाई इस यूरीथर्मल क्या था? यूरीथर्मल था जो वाइड रेंज को, ज़्यादा रेंज को, मतलब टेम्परेचर की ज़्यादा रेंज को टॉलरेट करे। लेकिन स्टेनोथर्मल क्या होता है? वो नैरो रेंज को, मतलब कम रेंज को टेम्परेचर की टॉलरेट करते हैं। स्टेनोथर्मल एनिमल जो होते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं, थर्मोफिलिक और क्रायोफिलिक्स। स्टेनोथर्मल के कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे रेप्टाइल्स हो गया, इंसेक्ट्स हो गया, पेंगुइन हो गया, सैल्मोन, क्रोकोडाइल, सील, पोलर बियर और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसके होते हैं। ठीक। अब नेक्स्ट हेडिंग है एक्टोथर्म। एक्टोथर्म को पोइकिलोथर्म्स या कोल्ड ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? इन दीज एनिमल्स रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर डिपेंड ऑन एक्सटर्नल सोर्स। जो मतलब इनका बॉडी टेम्परेचर का जो रेगुलेशन है, रेगुलेट बनाए रखने का काम है, वो एक्सटर्नल सोर्स पे डिपेंड करता है। जैसे कि सनलाइट हो गया, हीट हो गया, उस पर। जैसे इसके एग्जाम्पल है फिशेज, एम्फीशियस, रेप्टाइल्स और इन्वर्टिब्रेट्स। नेक्स्ट है एंडोथर्म और होम्योथर्म, जिसे वार्म ब्लडेड एनिमल भी कहते हैं। अब ये क्या है? इन दीज एनिमल्स मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर एट अ फिक्स लेवल। ये फिक्स लेवल पे मतलब जो है मेंटेन रखते हैं अपनी बॉडी का टेम्परेचर। क्या होता है? हमारी बॉडी के जो केमिकल रिएक्शन है, जो मेटाबॉलिज्म चल रहे हैं, उसकी वजह से जो हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है, उससे हम अपनी बॉडी के टेम्परेचर को फिक्स रखते हैं। ठीक है। कभी कभी होता है कि ज़्यादा सर्दी हो गई या ज़्यादा गर्मी हो गई तो एंडोथर्म के पास कुछ स्पेशल मैकेनिज्म होता है। उस मैकेनिज्म का यूज़ करके उन सभी कंडीशन से निपट सकते हैं। जैसे शिवरिंग हो गया, स्वेटिंग हो गया। ठीक है। तो वही चीज़ बोली गई है कि अंडर कंडीशन ऑफ एक्सेसिव कोल्ड और हीट, मतलब ज़्यादा गर्मी सर्दी होने पर एन एंडोथर्म माइट अप्लाइड सोशल या स्पेशल मैकेनिज्म, जैसे शिवरिंग और स्वेटिंग, जैसे कि बर्ड्स में ये मिलता है और मैमल्स में मिलता है। नेक्स्ट है होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस क्या है? अ प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म कीप इट इंटरनल एनवायरनमेंट कांस्टेंट इज कॉल्ड होम्योस्टेसिस। मतलब वह प्रोसेस जिसके द्वारा ऑर्गेनिज्म अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखे। मतलब इंटरनल जो एनवायरनमेंट है उसका, अंदर का जो एनवायरनमेंट है उसको वो कांस्टेंट रखता है, स्थिर रखता है, उसको बोलते हैं होम्योस्टेसिस। अब यहाँ पे कुछ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है ऑर्गेनिज्म का। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिस्पॉन्स की, मतलब ये रिस्पॉन्स किस चीज़ को लेके है? रिस्पॉन्स इन द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट को लेके। ठीक है। एनवायरनमेंट में हमने पढ़ा है कि बड़े तरह के चेंज पाए जाते हैं, तो उन चेंजेस से निपटने के लिए ऑर्गेनिज्म अपनी बॉडी में क्या क्या चेंजेस करेंगे, या ये कहे कि कौन से ऑर्गेनिज्म चेंज कर पाएंगे या कौन से नहीं कर पाएंगे। भाई ये तो ज़रूरी नहीं है ना कि सारे ऑर्गेनिज्म चेंज कर लेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले तो कौन से ऑर्गेनिज्म चेंज करेंगे और कौन से ऑर्गेनिज्म चेंज नहीं करेंगे। ठीक है। और करेंगे तो कैसे करेंगे, इस बारे में इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से पता चलेगा। जैसे कि आप देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस पर एक्सटर्नल लेवल दिखाया गया है। जैसे जैसे लेफ्ट टू राइट, मतलब ऐसे लेफ्ट टू राइट क्या करते हैं? बढ़ते हैं, मूव करते हैं। तो यू आर गेटिंग द चेंज इन द एक्सटर्नल लेवल। तो आपको एक्सटर्नल लेवल में क्या होगा? चेंज दिखाई देंगे। यानी कि बॉडी के बाहर के जो चेंजेस है वो यहाँ पर दिखाए जा रहे हैं। अब ये चेंजेस किस चीज़ के होते हैं? ये चेंजेस किस टेम्परेचर से रिलेटेड होते हैं? ह्यूमिडिटी से रिलेटेड होते हैं। ठीक है। उसके बारे में बात करेंगे। फिर है इंटरनल लेवल। इंटरनल लेवल बॉडी के अंदर कैसे इंटरनल लेवल है, यानी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। भाई ये क्या है? बॉडी से बाहर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं, मतलब एक्सटर्नल लेवल, लेफ्ट टू राइट बढ़ने पे। ठीक है। और इंटरनल लेवल की बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो इनके करस्पॉन्डिंग आपस में दोनों के करस्पॉन्डिंग बात करेंगे इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से। यह आपको दिखाई दे रही होगी ब्लू लाइन, जिसको मैंने कन्फॉर्मर कहा है। ठीक है। तो ये आपको दिखाई दे रही होगी ब्लू लाइन, ये ऐसी सीधी जा रही है। जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल पर चेंजिंग हो रहे हैं वैसे वैसे उसके करस्पॉन्डिंग ही क्या हो रहा है? इंटरनल लेवल पर चेंज हो रही है। देखो ये जैसे इस तरह गई। ठीक है। तो एक्सटर्नल लेवल पर चेंजिंग हो रहा है, वैसे ही इंटरनल लेवल पर चेंज हो रहा है। फिर ये थोड़ा सा और बढ़ा, एक्सटर्नल लेवल पे चेंज आ रहा है तो इंटरनल लेवल पे भी चेंज आ रहा है। तो इससे क्या है? कन्फॉर्मर में क्या होता है कि जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल में चेंज आता है उसके ही करस्पॉन्डिंग इंटरनल लेवल में भी क्या होता है? चेंज आता रहता है। यानी कन्फॉर्मर कौन से ऑर्गेनिज्म हो गए? अगर बाहर का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इनके अंदर का टेम्परेचर भी बढ़ेगा। अगर बाहर का टेम्परेचर कम हो रहा है तो अंदर का टेम्परेचर भी क्या होगा? कम होगा। जो दूसरे टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं
यानी कि जो सबसे ज़्यादा कैपेबल होते हैं वो होते हैं रेगुलेटर्स। ये दिखाई दे रहा होगा आपको, ये क्या होता है, रेगुलेटर्स। मतलब अपनी बॉडी को एक्सटर्नल एनवायरनमेंट इंटरनल एनवायरनमेंट दोनों में क्या रखते हैं, रेगुलेट रखते हैं, ठीक है। रेगुलेटर एक्सटर्नल चेंज को इंटरनल चेंज के साथ मैच नहीं होने देते। मतलब अगर एक्सटर्नल लेवल इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो इंटरनल लेवल इंक्रीज या डिक्रीज नहीं होगा। इसके अलावा कुछ और ऑर्गेनिज्म हैं जिन्हें पार्शियल रेगुलेटर कह रहे हैं। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, पार्शियल रेगुलेटर कह रहे हैं इनको, ठीक है। इट मीन्स ये पहले तो कन्फॉर्मर जैसा बिहेव कर रहे हैं। देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे कन्फॉर्मर में सीधी लाइन जा रही थी इस तरह, इसमें भी पार्शियल रेगुलेटर में क्या जा रही है, सीधी लाइन जा रही है। लेकिन कुछ टाइम बाद क्या हो गई, इन्होंने अपने आप को रेगुलेट कर लिया। फिर अब बात समझने की ये है कि रेगुलेटर्स में और पार्शियल रेगुलेटर्स में डिफरेंस क्या है ना भाई, डिफरेंस पता होना चाहिए। ये रेगुलेटर्स हैं जिनके बारे में हमने की थी, जो होम्योस्टेटिस मेंटेन करते हैं, या यूँ कहे वार्म ब्लडेड है, वो सारे हो गए रेगुलेटर्स। मतलब रेगुलेटर्स क्या हो गए, जो वार्म ब्लडेड है, जो अपनी बॉडी को क्या रखते हैं, होम्योस्टेटिस मेंटेन करके रखते हैं अपनी बॉडी का, वो तो सारे रेगुलेटर्स हो गए। लेकिन जो पार्शियल रेगुलेटर्स है वो भी वार्म ब्लडेड है, या हम कहें वो एंडोथर्म्स है। एंडोथर्म्स मतलब जो अपनी बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कर लेते हैं। मतलब वो रेगुलेट पहले भी कर सकते थे, ऐसा नहीं है कि पहले वो रेगुलेट नहीं कर सकते थे, रेगुलेट वो पहले भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि क्यों अपनी एनर्जी वेस्ट करना। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा था, वो उसके साथ साथ अपना इंटरनल लेवल भी क्या कर रहे थे, इंक्रीज कर रहे थे। लेकिन एक टाइम पे जाके जब टेम्परेचर एक्सटर्नल लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया, मान के चलो टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, ये टॉलरेट नहीं कर पाया, तब इन्होंने रेगुलेट करना स्टार्ट किया, होम्योस्टेसिस मेंटेन करना स्टार्ट किया, ठीक है। तो इस तरह से इस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में 3 चीज़ पता चल गई, कन्फॉर्मर कौन है, रेगुलेटर्स कौन है, और पार्शियल रेगुलेटर्स कौन है, ठीक। अब है पॉसिबिलिटीज़ टू कोप विद द सिचुएशन। मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग निपटने की क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है। तो हमने 4 पॉसिबिलिटीज़ पढ़नी है, रेगुलेट, कन्फर्म, माइग्रेट और सस्पेंड। मतलब एक तो रेगुलेट कर लो, या उसके अनुरूप ढल जाओ, या माइग्रेट कर लो, मत से निकल लो, सस्पेंड कर लो, या फिर उसी ही स्थिति में अपने आप को इस तरह सस्पेंड कर लो, ठीक है, सुप्त अवस्था जिसे हम बोल सकते हैं। तो पहले एक एक करके हम बात करेंगे। सबसे पहले है रेगुलेट। रेगुलेट क्या है, मेंटेन होम्योस्टेसिस बाय फिजियोलॉजिकल मीन। अभी हमने पढ़ा है रेगुलेटर्स, ये पढ़ा है ना कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं ये अपना, उसे बोल दिया हमने रेगुलेट। कन्फर्म क्या है, अभी हमने पढ़ा है कि इंटरनल एनवायरनमेंट ऑन द बॉडी चेंज विद द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अभी हमने पढ़ा है कन्फॉर्मर में कि जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल चेंज होता रहता है, वैसे वैसे ये अपने आप में इंटरनल लेवल भी क्या करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। तो ये तो पहला हो गया रेगुलेट, दूसरा हो गया कन्फर्म। अब तीसरा है माइग्रेट। माइग्रेट क्या है, टू मूव अवे टेम्परेली फ्रॉम द स्ट्रेसफुल हैबिटेट टू अ मोर हॉस्पिटेबल एरिया एंड रिटर्न व्हेन स्ट्रेसफुल पीरियड इज ओवर। यानी कि जब स्ट्रेसफुल सिचुएशन है तब छोड़ के निकल जाते हैं, लेकिन जब स्ट्रेसफुल कंडीशन खत्म हो जाती है तब ये वापस आ जाते हैं अपने हैबिटेट में, उसको बोल दिया माइग्रेट, ठीक है। नेक्स्ट है सस्पेंड। इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स वेरियस काइंड ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर आर फॉर्म्ड विच हेल्प देम टू सर्वाइव इन अनफेवरेबल कंडीशन। मतलब जब कंडीशन विपरीत हो तब ऑर्गेनिज्म ने अपने फंक्शन को सस्पेंड कर लिया, मिनिमम कर दिया। अब थोड़ा सा और जान लेते हैं इन सब के बारे में एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले रेगुलेट देखते हैं। ऑल बर्ड्स एंड मैमल्स आर रेगुलेटर्स। जो सारी बर्ड्स होती है, मैमल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, रेगुलेटर्स हैं। मतलब अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कोई एग्जांपल बताओ रेगुलेटर्स का, तो आपको पता होना चाहिए कि मैमल्स और बर्ड्स क्या है, रेगुलेटर्स हैं। दे आर कैपेबल ऑफ थर्मो रेगुलेशन एंड ओस्मो रेगुलेशन। सबसे पहले यहाँ पे ये कैपेबल होते हैं किस किस के लिए, थर्मो रेगुलेशन के लिए और ओस्मो रेगुलेशन के लिए। अब यहाँ पे 2 वर्ड आ रहे हैं, एक तो आ रहा है थर्मो रेगुलेशन, एक आ रहा है ओस्मो रेगुलेशन। एक एक करके इनके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन का मतलब है टेम्परेचर को रेगुलेट करना ज़रूरत के हिसाब से, यानी कि बॉडी टेम्परेचर को बढ़ने ना देना, ठीक है। मतलब थर्मो मतलब टेम्परेचर से रिलेटेड, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट करना, तो टेम्परेचर को रेगुलेट करना। दूसरा है ओस्मो रेगुलेशन। ओस्मो रेगुलेशन क्या है, ओस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है फ्लूइड कंटेंट को रेगुलेट करना। मतलब जैसे वाटर कंसंट्रेशन हो गया है ना, मॉइस्चर हो गया, इनको रेगुलेट करना, ठीक। इन समर व्हेन आउटसाइड टेम्परेचर इज मोर देन द बॉडी टेम्परेचर वी स्वेट। ये कैसे रेगुलेट करते हैं कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई, बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, तो ये क्या करते हैं, अपनी बॉडी में इनकी स्वेटिंग होती है। स्वेटिंग मतलब रेगुलेट का ही एक प्रोसेस है, स्वेटिंग होना। स्वेटिंग होती है तो इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा, इवेपोरेशन का प्रोसेस होगा तो थोड़ा सा ठंडक मिलेगी, ओके। अब बात करते हैं बर्ड्स की। क्या बर्ड्स में स्वेट ग्लैंड्स होती हैं?
भाई हमने पढ़ा है कि रेगुलेटर्स में कौन कौन आ रहे हैं, बर्ड्स आ रहे हैं, मैमल्स आ रहे हैं। चलो मैमल्स का तो हमें पता है कि हम क्या करते हैं, हम स्वेट करके अपने आप को रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या बर्ड्स में होती हैं स्वेट ग्लैंड्स? नहीं होते। फिर बर्ड्स अपने आप को रेगुलेट कैसे करते हैं? ओके, तो बर्ड्स का बॉडी टेम्परेचर हमारे बॉडी टेम्परेचर के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज़्यादा होता है। 105 डिग्री फ़ारेनहाइट बर्ड्स का एवरेज बॉडी टेम्परेचर होता है। इसका मतलब हमसे तो वैसे ही ज़्यादा है थोड़ा सा उनका टेम्परेचर, तो हमसे ज़्यादा टेम्परेचर तो वैसे भी टॉलरेट कर लेंगे, सहन कर लेंगे। इसके अलावा जो इनके लंग्स होते हैं और एयर सैक्स होते हैं, वहाँ से इवेपोरेशन प्रोसेस होता है और हीट लॉस वहाँ से होती है। ठीक है, तो इस तरह से ये मतलब एयर सैक्स की हेल्प से और किसकी हेल्प से, लंग्स की हेल्प से क्या करते हैं, ये अपने आप को रेगुलेट करते हैं। ओके, सेकंड है कन्फर्म। कन्फर्म में हमने अभी पढ़ा था कि जैसे जैसे एक्सटर्नल लेवल चेंज होता है वैसे वैसे क्या होता है, इंटरनल लेवल चेंज हो रहा है। एक्सटर्नल लेवल चेंज, इंटरनल लेवल चेंज। तो कन्फर्म क्या है, बॉडी टेम्परेचर चेंज, मतलब बॉडी का टेम्परेचर क्या होता है, चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग टेम्परेचर। जैसे जैसे बाहर का टेम्परेचर, सराउंडिंग टेम्परेचर चेंज होता है, वैसे वैसे बॉडी के अंदर का टेम्परेचर, मतलब जिसे इंटरनल लेवल कह रहे हैं हम, वो भी क्या होता है, चेंज होता है। फिशेस में देखा गया है जैसे वाटर में है, वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज़ होने पर फिशेस का बॉडी टेम्परेचर भी इंक्रीज़ होता है, और यदि वाटर टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ गया तो फिश क्या करेगी, मॉर्टेलिटी स्टार्ट हो जाएगी, फिश मरना स्टार्ट हो जाती है। दे कांट रेगुलेट, मतलब फिश जो है वो रेगुलेट नहीं कर सकती। ओके, टेम्परेचर तो एक चीज़ हो गई। दूसरा है ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन, यानी कि बॉडी फ्लूइड का जो कंसंट्रेशन है बॉडी के अंदर वो चेंज करता है सराउंडिंग वाटर कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंग। इसकी वजह से आपने पढ़ा हुआ है कि फ्रेश वाटर फिशेस को समंदर में नहीं डाला जा सकता, और समंदर की फिशेस को कहाँ नहीं डाल सकता, फ्रेश वाटर में नहीं डाला जा सकता। क्योंकि होता क्या है, जो फ्रेश वाटर फिशेस है उनके बॉडी के अंदर का जो वाटर का कंपोजिशन है, और जैसे ही उन्हें समंदर मतलब ओशियन में डाला जाता है तो उनकी बॉडी के अंदर से पानी बाहर की ओर मूव करने लगेगा, क्योंकि ओशियन वाटर में सॉल्ट की वजह से वाटर पोटेंशियल वहाँ से कम हो जाता है, तो वाटर अंदर से बाहर की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। तो क्या होगा, वो श्रिंक हो जाएगी, है ना, और उनकी डेड हो जाएगी। इन द अदर हैंड, अगर ओशियन फिश को फ्रेश वाटर फिश में डालेंगे तो उनके साथ उल्टा होगा, तो वाटर बाहर से क्या करेगा, बॉडी में अंदर एब्जॉर्ब करेगा। ठीक है, और जब वाटर बॉडी में एब्जॉर्ब करता रहेगा तो सेल फूल जाएगी, स्वेल हो जाएगी, और सेल बस्ट हो जाएगी, फट जाएगी, और जिसके कारण फिश की मृत्यु हो जाएगी, डेड हो जाएगी। ठीक है, तो इन एक्वाटिक एनवायरनमेंट इन एक्वाटिक एनिमल द ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन ऑफ द बॉडी फ्लूइड ऑल्सो चेंज अकॉर्डिंग टू द सराउंडिंग वाटर कंसंट्रेशन। यही चीज़ बताई गई है फिश के बारे में। अब थर्ड चीज़ है माइग्रेशन। माइग्रेशन क्या है, मैनी एनिमल्स पर्टिकुलरली बर्ड्स ड्यूरिंग विंटर गो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस माइग्रेशन टू मोर फेवरेबल एरिया। क्या होता है कि मान के चलो हमारे यहाँ पे गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, ठीक है, बर्ड्स गर्मी सहन नहीं कर सकती, तो वो ऐसे एरिया में चली जाती है जहाँ पे विंटर हो रही हो, लॉन्ग डिस्टेंस करके माइग्रेट कर जाती है, चली जाती है फेवरेबल एरिया में जहाँ विंटर पड़ रही हो। ठीक है, दे रिटर्न टू देयर ओरिजिनल हैबिटेट व्हेन द विंटर आर ओवर, कि मतलब जैसे ही विंटर वहाँ ख़त्म होती है वो क्या कर जाती है, वापस आ जाती है अपने नेचुरल हैबिटेट में, ओरिजिनल हैबिटेट में। लेकिन ध्यान रहे, जैसे ही विंटर पीरियड ओवर होती है उनके एक्चुअल हैबिटेट में वो रिटर्न कर जाती है ना, मतलब पहले वो अपनी फेवरेबल एरिया में चली गई, जैसे ही यहाँ पे गर्मी हुई बहुत ज़्यादा तो वो चली गई लॉन्ग डिस्टेंस करके, लेकिन जैसे ही वहाँ ख़त्म हुआ, विंटर पीरियड ओवर हुआ, वो वापस आ गई। अब नाउ द क्वेश्चन इज़ हाउ टू गेट द नो, क्या उनको कोई फ़ोन कॉल जाता है कि विंटर ओवर हो गया, नाउ इट इज़ टाइम फॉर यू टू रिटर्न। होता ये है कि जिस नए एरिया में एनवायरनमेंट में जाते हैं विंटर से बचने के लिए, उस एनवायरनमेंट में जब स्प्रिंग के बाद जब समर सीज़न आने लगता है तो देन इट बिकम इनहॉस्पिटेबल फॉर दिस बर्ड्स, ये उस वक्त वहाँ नहीं रह सकती, तो ये फिर वापस आने लगती है अपने घर। ठीक है ना, तो इनको कोई फ़ोन कॉल नहीं जाता, ये थोड़ी हैबिट पड़ जाती है उनको, मतलब पता चल जाता है कि भाई वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो अब यहाँ आ जाओ, यहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया तो वहाँ चले जाओ, जहाँ से फेवरेबल एरिया मिल जाएगा, फेवरेबल कंडीशन मिल जाएगी, वहाँ चले जाओ। ओके, नेक्स्ट क्या है, सस्पेंशन। मैनी टाइप्स ऑफ थिक वॉल्ड स्पोर आर फॉर्म्ड इन बैक्टीरिया, फंजाई एंड लोअर प्लांट्स विच हेल्प देम सर्वाइव अंडर फेवरेबल कंडीशंस। जब भी अनफेवरेबल कंडीशन आता है, लोअर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन करते हैं और स्पोर फॉर्मेशन में चले जाते हैं या सिस्ट फॉर्मेशन में चले जाते हैं। यदि कोई एनिमल माइग्रेट नहीं कर सकता तो वह उस वक्त में गायब हो जाता है। वक्त में गायब होने का मतलब है कि वो
एक तरह से उसने अपनी बॉडी की एक्टिविटी को बिल्कुल कम कर दिया, यानी मेटाबॉलिज्म का रेट काफ़ी कम कर दिया खाने पीने का। जैसा आपने देखा होगा ऊँट, है ना, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ऊँट का। ऊँट जो है अपने आप को नहीं, वो एडेप्टेशन में आ जाएगा। सस्पेंशन में यही है कि जैसे बियर्स होते हैं, गो इनटू हाइबरनेशन ड्यूरिंग विंटर सीजन। हाइबरनेशन क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं एनिमल इन द सीजन ऑफ विंटर, ठीक है। और दूसरा एग्जांपल है सम स्नेल और फिशेस क्या करते हैं, एस्टिवेशन करते हैं। एस्टिवेशन मतलब इनएक्टिव फॉर्म में चले जाते हैं एनिमल इन द सीजन ऑफ समर। तो यहाँ पे दो टर्म आई हैं, एक टर्म है हाइबरनेशन और एक टर्म है एस्टिवेशन। हाइबरनेशन में क्या है, इनएक्टिव फॉर्म में चले जाना एनिमल का इन द सीज़न ऑफ विंटर, विंटर के सीज़न में इनएक्टिवेशन पीरियड में चले जाना। और एस्टिवेशन क्या है कि इनएक्टिव फॉर्म में चले जाना एनिमल का इन द सीज़न ऑफ समर। ओके। डाइपोज क्या है, अंडर फेवरेबल कंडीशन मैनी जू प्लैंक्टॉन्स इन लेक्स एंड पॉन्ड्स आर नॉन टू एंटर डाइपोज। मतलब जू प्लैंक्टॉन्स होते हैं लेक्स में और पॉन्ड्स में, वो डाइपोज क्रिएट कर देते हैं, डाइपोज में चले जाते हैं। मतलब ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन रुक जाता है एट द टाइम ऑफ एस्टिवेशन। मतलब समर के टाइम पे उनमें जो ग्रोथ है या फिर रिप्रोडक्शन है वो नहीं हो पाता, तो उसे बोलते हैं, या वो रोक देते हैं ऑर्गेनिज्म, तो उसे बोलते हैं डाइपोज। जैसे इसका बहुत अच्छा एग्जांपल है प्रोटोप्टेरस। ओके, आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो स्टडी है इकोलॉजी के बारे में वो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। थैंक यू।